चित्रा की शादी रोमिल से होती है। उसके ससुराल में सास हेतल, जेठ मनीष और जेठानी मालिनी होते हैं। एक सुबह माँ जी, वो लौंग कहाँ रखी है? मैंने पूरी रसोई में ढूंढ ली लेकिन मिली ही नहीं। चित्रा बहू, मुझे नहीं पता कि लौंग कहाँ रखी है। घर की सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं, मालिनी बहू संभालती है। जा, अपनी जेठानी से पूछ ले, वो तुझे बताएगी। ठीक है माँ जी। जब चित्रा अपनी जेठानी के पास जाती है, तब मालिनी अपने कानों में हेडफोन्स लगाए होती है और वो गानों की धुन पर कमरे में अकेली ही होती है। जेठानी जी, जेठानी जी, ओफो, इन्होंने तो अपने कानों में हेडफोन्स लगाए हैं। इनके सामने ही जाना होगा। चित्रा मालिनी के सामने जाकर उससे इशारों में कहती है कि उसे कुछ काम है। मालिनी गुस्से से हेडफोन्स उतारती है और कहती है, क्या है? क्या हो गया अब? जेठानी जी, वो मुझे लौंग चाहिए थी। वो इन्हें चोट लगी है ना पैर में, इसलिए लौंग इलायची डालकर हल्दी वाला दूध बनाना है, इसलिए चाहिए थी। ओफो, ये देवर जी भी ना हर हफ्ते कहीं ना कहीं गिरते पड़ते रहते हैं। मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ रखी है लौंग, पर रसोई में ही है। नहीं जेठानी जी, मैंने सारी रसोई छान मारी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। अरे कहीं नहीं मिली तो जाकर नई खरीद लो ना। कौन सी हजारों की मिलती है? बनिए की दुकान में 5 रुपए की ढेर सारी लौंग मिल जाएगी तुम्हें। इतना कहकर मालिनी फिर से अपने हेडफोन्स पहन लेती है। चित्रा को बाहर जाकर लौंग लानी पड़ती है। दरअसल घर की सारी जिम्मेदारियां बड़ी बहू मालिनी को सौंपी गई होती हैं, इसलिए सास को घर के किसी भी चीज के बारे में कुछ भी अता पता नहीं होता। फिर एक दिन माँ जी, सबके लिए खीर बना रही हूँ, आपके लिए भी बना दूँ ना? जेठानी से पूछ ले बहू, तेरी जेठानी यानी मालिनी बहू को सब पता है। क्या? लेकिन खीर खानी तो आपको है ना माँ जी, उसमें जेठानी जी को जाकर क्यों पूछूं? अरे चित्रा बहू, मालिनी बहू को सब पता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है क्या नहीं। वो बता देगी कि कितनी मात्रा में चीनी डालनी है मेरे लिए और कितनी नहीं। माँ जी, आप इतनी भी बेवकूफ नहीं हो कि आपको इस सब की समझ ना हो। अगर आप खुद अपनी निजी चीजों पर ध्यान देने लगेंगी तो किसी के भरोसे पर रहने की नौबत ही नहीं आएगी फिर। हाँ बहू, लेकिन अब आदत सी हो गई है। सब कुछ मालिनी बहू ही तो संभालती है ना, इसीलिए सब कुछ घर में इतना बिगड़ा बिगड़ा सा है। क्या कहा तूने बहू? कुछ भी तो नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। चित्रा को फिर से अपनी जेठानी के पास जाकर उससे पूछना पड़ता है, लेकिन इस बार मालिनी अपनी सहेली से फोन पर बतिया रही होती है। हाँ ना यार, वही तो। ऊपर से उसने तो तुम्हें बताया भी नहीं और चुपके से वो ड्रेस खरीद लिया। जेठानी जी, अब मुझे आपसे कुछ पूछना था। रुक जाओ चित्रा, मैं फोन पर बात कर रही हूँ ना, दिखाई नहीं देता क्या? ठीक है। ऐसे ही 2 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन बेचारी चित्रा वहीं पर खड़ी रहती है। जेठानी जी, माँ जी की खीर कैसे बनानी है? ओ गॉड चित्रा, तुम्हें हिंदी में कहा हुआ समझ नहीं आता? मैंने कहा रुक जाओ। हाँ सोनाली, अब बोल तू। ठीक है जेठानी जी। अब मालिनी 5 मिनट तक बतियाती रहती है और बेचारी चित्रा वहीं इंतजार करती खड़ी रहती है। हाँ चित्रा, बोलो अब, कौन सी आफत आ गई? आफत नहीं जेठानी जी, अब वो दरअसल ये पूछना था कि माँ जी की खीर कैसी बनेगी, कितनी चम्मच चीनी और काजू किशमिश, वो सब भी कितना डालूं? इससे पहले आप बनाती थी, अब मुझे बनाना होगा ना? अरे यार, मुझे आज सुबह की बात इतनी ठीक से याद नहीं रहती और तुम मुझे इतनी पुरानी बात पूछ रही हो। एक काम करो, माँ जी के लिए खीर ही मत बनाओ, तुम उन्हें शुगर फ्री मिठाई दे दो लाकर, उससे ही उनका मुंह मीठा हो जाएगा। ठीक है जेठानी जी। चित्रा को अब मालिनी पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हुँ, नालायक कहीं की। 10 मिनट इंतजार करने के बाद महारानी कहती है कि खीर ही मत बनाओ और मेरी सास एक अलग। अरे खुद को जो खाना है वो खुद भी नहीं बता सकती। एक से बढ़कर एक नमूनी औरतें मिली है मुझे मेरे ससुराल में। फिर एक दिन माँ जी, हमारे मोहल्ले में मसाले कहाँ पिसवा कर मिलते हैं? मुझे कुछ गरम मसाले पिसवाने थे, पैकेट वाले बहुत खराब होते हैं। ये कह रहे थे कि आपको पता है, आप पहले पिसवाती थी। अरे ना ना बहू, जा अपनी जेठानी से पूछ ले।
अभी मैं पान खा रही हूँ। जा, जेठानी से पूछ ले जाकर। लेकिन माँ जी, आप यहाँ पहले से रह रही है या जेठानी जी? उन्हें कैसे पता होगा? ये बता रहे थे कि ये और जेठ जी जब छोटे थे तब आप पास की किसी दुकान में पिसवा कर आती थी। वो दुकान आज भी है, बस उसका पता बता दीजिए मुझे। अरे चित्रा बहू, तेरी जेठानी को पता होगा, मुझे याद नहीं। तेरी जेठानी भी तो इसी मोहल्ले में पली बड़ी है। ठीक है माँ जी, मैं जेठानी जैसे ही जाकर पूछ लेती हूँ। चित्रा मालिनी के पास जाकर पूछती है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जानती किसी मसाले पिसवाने वाले को। मैं तो हर बार पैकेट वाले मसाले ही लाती थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक तरफ माँ जी है जो मुझे हर बार जेठानी से पूछने के लिए कहती है, और जब जेठानी के पास आओ तो इन मोहतरमा को तो कुछ पता ही नहीं होता। इन दोनों के बीच में मैं पिस चुकी हूँ। फिर एक रोज। माँ जी, इन्होंने पैसे दिए हैं बनिए की दुकान के हिसाब के। कहाँ है उस बनिए की दुकान? आप मुझे बता सकती हैं या आप मेरे साथ चल सकती हैं? ना ना बहू, मैं नहीं चलने वाली। मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। जा, तू अपनी जेठानी से पूछ ले, उसे पता होगा। फिर वही बात। जब चित्रा अपनी जेठानी से पूछने जाती है तभी जेठानी उसे कोई गलत एड्रेस बता देती है और चित्रा गलत बनिए की दुकान में पैसे दे आती है। और बाद में जब घर पर सबको ये बात पता चलती है तब सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और बाद में वो बनिए वाला दुकान बंद करके हमेशा हमेशा के लिए गांव जा चुका होता है। हे भगवान, पूरे 5,000 रुपए उधारी थी, वो सारी तूने गलत बनिए को पकड़ा दी। और अब तो वो बनिए वाला गांव जा चुका है, उससे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। हमारे पैसे तो अब मिलने से रहे। ये सब मेरे कारण नहीं, आपके कारण हुआ है माँ जी और जेठानी जी। माँ जी से कुछ पूछो तो वो कहती है कि जेठानी जी से पूछ ले, लेकिन आपको कुछ पूछो तो आप गलत बताती हो। इस सब में नुकसान तो अभी घर वालों का ही हुआ ना। माफ करना चित्रा, माफ कीजिए माँ जी, मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाई। तेरी गलती तो है ही मालिनी बहू, लेकिन इस सब में मेरी भी गलती है। मैंने ही तुझे ये सारी जिम्मेदारियां दे दी, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है। माफ कर दे चित्रा बहू, लेकिन आज के बाद सारी जिम्मेदारियां मैं अपने हाथों में लेती हूँ और अब से तू जो भी हो मुझे ही पूछेगी। इस मालिनी के भरोसे रहकर तो कुछ होने से रहा। इस तरह अंत में हेतल सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले लेती है और उसके बाद घर में कोई मुसीबत नहीं आती और दोनों बहुएं भी सही तरह से काम कर पाती हैं। मुकुलपुर कहकर एक गांव में जानकी अपनी 8 साल की बेटी अन्वी के साथ रहा करती थी। जानकी के पति ने उसे बहुत सालों पहले ही छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोसकर बड़ा किया था। जानकी एक दर्जी होती है और वो सिलाई बुनाई के काम के साथ साथ अपने घर के पास ही एक कोठी में झाड़ू पोंछा भी किया करती है। अरे ओ निकम्मी, ठीक से साफ कर, वरना मैं तेरा ही पत्ता साफ कर दूंगी, समझी तो? जी 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 मालकिन। जानकी जहाँ काम करती थी वहाँ के मालिक और मालकिन दोनों ही काफी सख्त थे। उनको भी एक 8 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है रिया। रिया के माता पिता जानकी से खूब काम कराते थे और उसे तनख्वाह भी काफी कम मिलती थी। अरे ओ जानकी बहन, जरा हमारी ये साड़ी तो सिल दो, सुना है तुम बहुत ही अच्छी सिलाई करती हो। जी जी बहन जी, लोग कहते तो हैं ऐसा, अब ऊपर वाला ही जाने। अरे कमला बहन, बेझिझक होकर दे दो इसे अपने सारे कपड़े सिलने। इसके हाथ में तो जादू है, जादू। अगर ये चाहे तो एक पोचे के कपड़े को भी सुंदर बना दे। धन्यवाद बहन जी। गली की सभी औरतें जानकी के पास ही सिलाई का काम करवाने आती थी। जानकी सिलाई के काम से घर खर्च चलाया करती थी। वो दिन रात घड़ी के कांटे की तरह लगातार काम किया करती थी। माँ, आप दिन रात इतना सारा काम करती हो, आप ये सब करते करते थकते नहीं हो क्या? या फिर आपके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे आप इतनी ताकतवर हो? बताओ ना माँ। अन्वी बेटा, मैं एक माँ हूँ
और एक माँ चाहे जितनी भी थक जाए उसमें ताकत आ ही जाती है, और ये ताकत उसे भगवान जी देते हैं। सच्ची? हाँ बेटा, चलो अब जल्दी से ये दूध खत्म करो और सो जाओ, फिर कल सुबह जल्दी उठकर पाठशाला भी तो जाना है ना तुम्हें। हाँ माँ। जानकी अपनी बेटी अन्वी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही होती है। एक दिन जब मालिक और मालकिन की बेटी रिया का जन्मदिन होता है, तब वहां जानकी और अन्वी भी आ जाते हैं। जानकी रसोई में सारे काम निपटा रही होती है, वहीं अन्वी रसोई के एक कोने में बैठी होती है। अन्वी बेटा, मैं यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हूँ। देखो यहाँ कोने में बैठकर तुम्हें कितने पसीने छूट रहे हैं। एक काम करो, तुम यहाँ से उठकर बाहर बर्थडे पार्टी में चली जाओ बेटा, वहाँ सबको देखकर तुम्हें अच्छा भी लगेगा। जाओ। ठीक है माँ। अन्वी उठकर बाहर पार्टी में चली जाती है। तभी रिया और उसके अमीर दोस्त अन्वी को देखकर हंसने लगते हैं। अरे अन्वी, ये फटे हुए कपड़े वाली लड़की कौन है जो तेरे घर आई है? कितनी फनी लग रही है यार ये। दोस्तों, ये लड़की मेरे घर के नौकरानी की बेटी है। गरीब है ना, इसीलिए इसने ये फटे हुए कपड़े पहने हैं। अब इन गरीबों के पास मेरी तरह महंगे और सुंदर कपड़े कहाँ से आएंगे? रिया और उसके दोस्त अन्वी का खूब मजाक उड़ाते हैं, जिससे बेचारी अन्वी को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर रोने लगती है। अरे अन्वी, अब बेटा क्या हुआ? बोलो ना, तुम रो क्यों रही हो? चोट लग गई क्या? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें बेटा? माँ, मेरे पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं है? मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं। क्यों माँ? अगले महीने मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी रिया जैसे सुंदर कपड़े पहनने हैं। वादा करो, आप दिलाओगे ना मुझे वैसे कपड़े? लेकिन अन्वी बेटा, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें सुंदर कपड़े दिलाऊंगी और तुम्हारा जन्मदिन भी अच्छे से मनाऊंगी, ठीक है? शुक्रिया माँ, आप बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत अच्छी। जानकी ने अपनी बेटी से वादा तो कर दिया था, लेकिन अभी उस वादे को निभाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि एक महीने में वो जितना कमाती थी वो सारे पैसे सभी जरूरी खर्चों को पूरा करने में खर्च हो जाते थे। अन्वी से वादा तो कर दिया है, अब बस मैं उसे निभाने में सफल हो जाऊं, इतनी कृपा करना भगवान जी। अगले महीने जब अन्वी का जन्मदिन आता है, तब जानकी के पास इतने पैसे जुट नहीं पाते हैं। जिसका डर था वही हुआ, मेरे पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए। मैं क्या करती? जो पैसे अन्वी के जन्मदिन के लिए बचा कर रखे थे वो उसकी पाठशाला की फीस भरने में चले गए। अगर फीस नहीं भरती तो उसे पाठशाला से बाहर कर दिया जाता। अब मैं क्या करूं? माँ, आज मेरा जन्मदिन है, आपने मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाए? नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं ला पाई, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं बच पाए। क्या? इसका मतलब अब मैं नए कपड़े नहीं पहन पाऊंगी? लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया था ना माँ। आपने ये अच्छा नहीं किया माँ, जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन अन्वी बेटा, मेरी बात तो सुनो। अन्वी। अन्वी जानकी से रूठ जाती है। जानकी बहुत परेशान हो जाती है। नहीं, मैं अपनी बेटी को उसके जन्मदिन के दिन रोने नहीं दूंगी। मैं उसके लिए नए कपड़े खरीद नहीं सकती तो क्या, लेकिन नए कपड़े तो बना सकती हूँ। जानकी के पास कोई कपड़ा नहीं था, इसके लिए वो जंगल जाकर घास फूस इकट्ठा करके उसका एक खूबसूरत सा ड्रेस बनाती है, जिसे देखकर अन्वी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, ये आपने बनाया? हाँ अन्वी बेटा, ये ड्रेस मैंने ही बनाई है तुम्हारे लिए। जन्मदिन मुबारक हो अन्वी, मेरी लाडली प्यारी सी बिटिया रानी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अन्वी वो घास फूस से बना ड्रेस पहनती है और उसे उस ड्रेस में देख आस पड़ोस के सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं।
अरे वाह अनवी बिटिया, तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है। यकीन ही नहीं हो रहा ये घास से बना ड्रेस भी इतना सुंदर हो सकता है। सच में जानकी, तुम तो बहुत ही बढ़िया कलाकार हो। तभी गांव में आई एक पर्यटक अनवी को देख उसका वीडियो शूट करती है और उससे कहती है, जानकी दीदी, अगले हफ्ते शहर में एक फैशन शो होने जा रहा है। आपकी बेटी का ये घास का ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही यूनिक भी। आप अपनी बेटी को उस फैशन शो में भाग लेने दीजिए। जीतने वाले को पूरे 5 लाख का इनाम मिलेगा। क्या? हाँ जानकी दीदी। माँ, मुझे उस फैशन शो में हिस्सा लेना है। मैं आपका बनाया हुआ घास का ड्रेस पहनकर जाऊंगी और देखना, मैं जाकर आपका नाम भी रोशन करूंगी। ठीक है अनवी बेटा, तुम उस फैशन शो में जरूर हिस्सा ले सकती हो। धन्यवाद माँ। मैं इस गांव में अभी और 5-6 दिन तक हूँ। फिर निकलते वक्त आप दोनों मेरे साथ ही चलना, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। उस पर्यटक की बात मान जानकी अनवी को फैशन शो में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके लिए एक नया सुंदर सा घास फूस और फूल पत्तियों वाला ड्रेस बनाती है, जिसे पहनकर अनवी फैशन शो में जाती है। और उसके इस अनोखे ड्रेस को देखकर जजेस इम्प्रेस हो जाते हैं। अनवी उस फैशन शो को जीत जाती है और उसे एक सुनहरी ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है, जिससे वो और उसकी माँ खूब अमीर हो जाते हैं और एक बड़े घर में रहने लगते हैं। घास के ड्रेस से मशहूर होकर जानकी को अब घास के फैशनेबल ड्रेस बनाने के कई सारे ऑर्डर्स भी मिलते हैं और इस तरह वो दोनों माँ बेटी जीवन में आगे बढ़कर खूब तरक्की करते हैं।